बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सिंथिया रिची, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्लॉगर हैं, अमरीकी शहरी हैं, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाकिस्तान आई, फिर इमर्जिंग पाकिस्तान के हवाले से वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाह रही थी। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इन इल्ज़ामात ने बहुत से सवालात भी खड़े किए हैं, उनके जवाब लेंगे आज के प्रोग्राम में। वो क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये देखिए पहले। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. और इन इल्ज़ामात के जवाब में यूसुफ रज़ा गिलानी ने क्या कहा, वो भी देखिए। मेरा बेटा अली हैदर गिलानी, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, और मेरा बेटा अली कासिम, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर डेफमेशन में चले गए। और दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ द डेफमेशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय माय सन अली हैदर गिलानी के ये रिएक्शन उनका आया है। अदरवाइज जो उन्होंने ये कहा कि मैंने दस्तराजी की इन द प्रेसिडेंसी, आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर का आदमी हो, वो भी प्रेसिडेंसी में जाकर इस किस्म की हरकत करता हो, तो मैं और 11 और कितने सालों के बाद ये आज बात करें, व्हाट वाज शी डूइंग इन द प्रेसिडेंसी। तो इसलिए मैं ख़वातीन का बहुत एहतराम करता हूँ। इसके ऊपर जवाब देना भी इट्स अ ह्यूमिलिएशन देन डिस्ग्रेस। तरदीद क्या, मैं तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये तो बात कर मानी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ साथ रहमान मलिक ने भी इस सारे मामले की सख्ती से तरदीद की है, इसी पर बात करेंगे। हबीब साहब, ये सवाल उठ रहे हैं कि ये वाक़या 2011 में पेश आया तो इतनी देर तक ये खामोश क्यों रहीं? फिर सवाल ये भी है कि वो इतनी अहम जगह पर कर क्या रही थी? ये सारे मामले में आपको क्या हकीकत, क्या फसाना लगता है? देखिए, मैं इसकी हकीकत या अफसाना होने का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, और शायद हम में से कोई भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एक ख़ातून ने सामने आकर इल्ज़ाम लगाया है, मुतय्यन अंदाज में इल्ज़ाम लगाया है। रहमान मलिक की पर्सन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रहमान मलिक हों ना हों, इससे कोई मैटर नहीं करता। मेरी परेशानी की बात यह है एज ए जर्नलिस्ट और एज अ पाकिस्तान के सिटीज़न के, कि आखिर एक ख़ातून और एक ख़ातून हमारे ऐवान सदर में उनकी एक्सेस कैसे हुई, किस बुनियाद पे हुई। ये सोचने की बात है कि आखिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान, और उस ज़माने में 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी वहाँ मौजूद थे, और वो पाकिस्तान का ताकतवर तरीन ऐवान था, क्योंकि सारी पॉलिटिक्स जो होती थी वहाँ से कंट्रोल हो रही थी। तो वहाँ पे इस किस्म की खातून का, जिसके क्रीडेंशियल्स ये हैं कि वो एक वीलॉगर हैं या ब्लॉगर हैं या पता नहीं वो क्या हैं, ठीक है, कोई बड़े जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशन से उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, किसी बड़े अखबार में वो लिखती नहीं है, तो आखिर उनकी हैसियत ऐसी क्या थी कि वो हमारे ऐवान सदर तक पहुँच गई। और ये जो सवाल उठा रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कि व्हाट वाज शी डूइंग इन प्रेसिडेंसी, इसका जवाब आपने देना है। बिल्कुल, हमने नहीं देना। या इसका जवाब आसिफ अली जरदारी साहब ने देना है, या इसका जवाब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने देना है। बिल्कुल, क्योंकि इंफॉर्मेशन के सोर्सेज थे वो तो आपके पास थे, बिल्कुल, हमारे पास तो नहीं थे। और आप प्रेसिडेंट हाउस में ऐसी खातून आ जा रही थी, तो आपने क्या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? क्या सदर आसिफ अली जरदारी आगाह थे उनकी मौजूदगी से? और जिस तरह वो बात कर रही हैं, मुझे देखिए, जो मैन हैंडलिंग है ना, मैन हैंडलिंग आप इसको किसी को इसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके ये तासुर है कि मैंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो मैंने इसको मैन हैंडलिंग समझा।
ठीक है, या मैंने इसको समझा कि दस्तदराजी है, और हालांकि ऐसा ना हो, लेकिन ये बात तो डिबेटेबल है। तो लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी पे उतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, और ये मैन हैंडलिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो शायद जिसका मानी कुछ भी आप अपनी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन पे भी इसी तरह की बात है, लेकिन जो मुतय्यन इल्ज़ाम है वो रहमान मलिक साहब पे है, रहमान मलिक पर, कि रहमान मलिक साहब ने एक जुर्म का इर्तिकाब किया और एक खातून उसका दावा पेश कर रही है। रहमान मलिक साहब अब नोबडी हैं ये कहने में कि जनाब नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। अब आपको नहीं, हम रहमान मलिक साहब आप कुछ ना होते तो हमें शायद आपका केस जो है वो खबरों में भी ना आता। सिंथिया रिची जिस मर्जी के बारे में कुछ कहती रहती, कुछ ना होता। लेकिन हम अपनी वजारत दाखिला के हवाले से कंसर्न्ड हैं, सीनियर ओहदे पर आप कि क्या हमारा वजीर दाखिला इस करैक्टर का हामिल खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि वो था। हमें अब इस बात की तफ्तीश करनी है, और अगर वो ऐसा था तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस ज़माने में जब वो वजीर दाखिला था तो खुदा न खास्ता वो कहीं ब्लैकमेल तो नहीं होता रहा। और उस ज़माने में जो चीज़ें हम तक पहुंची, हम सब वो हमारी लिविंग मेमोरी का हिस्सा है वो सारी चीज़ें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्क के किसी खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हो जो हम बाद में भुगत रहे हो। तो लिहाजा ये इल्ज़ाम इतना सादा नहीं है। ये सिचुएशन इस तरह नहीं जा सकती कि मैं इस पर बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। आपको ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब ये प्रेसिडेंसी में जा रही थी, बिल्कुल उस वक्त आपको अपनी तौहीन नजर आनी चाहिए थी। आज नहीं, आज आपको जवाब देना है। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि इसमें कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात की सपोर्टर रही है कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। तो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, वो सेनेट की हो, वो कौमी असम्बली की हो, ऑल पार्टीज उसमें शामिल हो, और वो देखें कि कहीं खुदा न खास्ता रहमान मलिक साहब ने अगर ऐसा किया है तो फिर उन्हें करार वाकई सज़ा मिले, और ये भी देखें कि खुदा न खास्ता उन्होंने कहीं इस अरसे में 2011 से 2013 के अरसे में कि पाकिस्तान के मफाद पर तो नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मुझे डर लग रहा है, ये बहुत खौफनाक बात है। साद हबीब साहब कह रहे हैं बड़ी खौफनाक बात जो है ये है, और फिर पार्लिमानी कमेटी भी बननी चाहिए इस सारे मामले में। आपका क्या स्टांस है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं हबीब साहब की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं इस पर्सपेक्टिव में कि अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि क्या एलिगेशंस जो लगाई गई हैं उनके हकायक क्या हैं, प्रिसाइसली मैन हैंडलिंग कौन सी का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं उसका क्या मकसद है। दो तीन बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक बात की जिसकी निशानदही हबीब अकरम साहब ने कर दी कि इसके अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी का भी एलिमेंट इन्वॉल्व है जिसको बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ और इसको नेशनल सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को खास तौर पे जब सिंथिया रिची जो हैं वो ये अलेज कर रही हो कि मेरे वीज़ा के पर्सपेक्टिव में मेरी एक मीटिंग थी जिसके लिए मुझे उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब के घर बुलाया गया, तो उसके साथ कुछ थोड़ी सी अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का भी इशू है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, जो कि इस स्टोरी के अंदर बज़ाहिरन एलिगेशन में नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई उन तमाम लोगों से, क्योंकि ये स्टोरी इफेक्टिवली सोशल मीडिया से उठी, मेन मीडिया में बाद में आई, तो सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी बहस हो चुकी है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब से पहले उसके ऊपर हम 100 तनकीद कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे, एक चीज़ जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद नहीं की जा सकती थी और उनके लिबरल सेक्शन की तनकीद नहीं की जा सकती थी, वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट था। कि आज तक सबसे पहले जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, कोई पार्टी भी वुमेन्स राइट का मंत्रा नहीं बोल रही होती थी या उसको रेजिस्ट कर रही होती थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मंत्रा को पाकिस्तान के अंदर चैंपियन करती रही, हमेशा से लेफ्ट की पार्टी रही, ह्यूमन राइट्स की बात करती रही। अभी हमने रिसेंटली देखा औरत मार्च के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरान शहरी रहमान और दीगर बहुत से उनके सिंपथाइजर्स जो हैं वो बहुत पेश रहे। हम सब ने उसको अप्रिशिएट किया कि वुमेन्स राइट का डायलॉग इस मुल्क में किसी पार्टी ने चैंपियन किया है। ये बात इमीडिएटली अगर टर्न अराउंड हो जाए और आप सिर्फ वुमेन्स राइट सिर्फ तब तक चैंपियन करना चाहते हो जब तक, या वुमेन्स की या खवातीन की एलिगेशंस को आप सिर्फ तब तक सीरियसली लेते हो जब तक वो आपकी अपनी लीडरशिप के खिलाफ ना हो, और जैसे ही आपकी अपनी लीडरशिप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो आप कहें कि नहीं ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस है और ये तो दीगर सवालों के जवाब दिए जाएं और ये किन के साथ काम करती हैं और क्यों काम करती हैं और कब आई, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन
और ये तमाम चीजें कैसे आई, क्यों आई, क्या काम करती थी सिंथिया डी रिची, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। लेकिन वो एलिमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लेफ्टिस्ट लिबरल वुमेन्स राइट का एलिमेंट है, उनसे सबसे ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप राइट ऑफ द बैट एक इतनी बड़ी एलिगेशन को आप डिसमिस कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन वेलकम करते हैं। ये रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, ये यूसुफ गिलानी साहब मौजूद हैं, ये मखदूम शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं। हम हर फोरम पे जाने के लिए तैयार हैं, कल नहीं आज जाएंगे, तमाम चीजों के जवाब देंगे, और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो हम अपनी लीडरशिप का भी एहतसाब करेंगे, क्योंकि हम वुमेन्स राइट के साथ खड़े हैं। मुझे बड़ी कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वो भी सुन रहे हैं। कायरा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो इल्ज़ामात लगाए सिंथिया ने, ये तो एक तरफ, ये बताइएगा इतनी अहम जगह तक, ऐवान सदर तक, इसकी एक्सेस कैसे हुई? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि इस तरह की खवातीन या जो हजरात हैं, जो मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, आपकी मीडिया एजेंसीज हैं या दूसरी एजेंसीज हैं, उनकी रसाई हमारे दौरे इक़्तिदार में, हमारे जो ऐवान इक़्तिदार होते हैं वहाँ तक होती है। वो आपकी असम्बलियों में पहुँचते हैं, वो आपके पॉलिसी साजों को मिलते हैं, वो आपके ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर आज़म जाते हैं, वो वज़रा से मिलते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं। कारा साहब, वो जर्नलिस्ट मिलते हैं। मुझे बात खत्म कर। कारा साहब, आप बिल्कुल बात मुकम्मल कीजिए, लेकिन मैं करेक्ट ये करना चाह रहा हूँ, वो जर्नलिस्ट होते हैं। इस खातून के क्या क्रेडेंशियल्स थे, हिस्सा थे, ये कैसे पहुंच गई? और आपको बहुत अच्छी तरह, आप सारे सहाफियों को जानते हैं, इंटरनेशनली जर्नलिस्टों को भी। मेरी गुजारिश ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये खातून एक जर्नलिस्ट होते हुए गई। मुझे नहीं पता ये कैसे गई, मैं उनको जानता नहीं। लेकिन मैं जनरली एक आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह लोग चले जाते हैं, वहाँ मुलाकातें करते हैं बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर। दूसरी गुजारिश ये है कि सिंथिया का अगर उसके जो आर्गुमेंट्स हैं, उसके जो एलिगेशंस हैं, उसमें जरा भी एसेंस हो तो मैं खुद खड़ा हूँगा और मैं उसके साथ खड़ा होके उन बातों को जरूर कंडेम करूंगा और कहूंगा कि मुतालबा करूंगा कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नंबर 3, सोशल मीडिया पे यकीनन आपने देखी होंगी, जब से ये खबर चली है उसमें कुछ जर्नलिस्टों के नाम आए। ये वो भी खातून हैं जो ब्लॉगर हैं, और ये कश्मीर जाती है, ये गिलगित बल्तिस्तान जाती हैं, और वहाँ पे कोई फॉरेनर बगैर परमिशन के नहीं जा सकता। वो एरियाज वो हैं जहाँ पे परमिशन के बगैर आप मूव नहीं कर सकते। ये फाटा जाती है जहाँ पे फॉरेनर्स को जाने की इजाजत नहीं थी, तो इसकी एक स्पेशल हैसियत कोई थी तो जाती थी। तीसरी गुजारिश ये है कि मैं इन पे कोई इल्जाम नहीं धर रहा, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने भी आपसे एक सवाल करना है इसी हवाले से। आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपका पूरा हक है, लेकिन मेरा भी आपसे सवाल पूछना हक है कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट होने हैं। ये फरमाइए, 2011 में एलिजिडली ये खातून कहती है कि फलां बंदे ने मेरे साथ एक ज्यादती करी। 2011 गुजर गया, हमारी हुकूमत में चले डरी रही, वरना तो ये अमरीकी शहरी है, वहां जाके दावा दायर कर देती, अपनी हुकूमत को कहती। उस वक्त चुप रही, फिर पूरा मुस्लिम लीग का दौर गुजर गया, उसमें नहीं बोली, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ना अपने मुल्क में जाके कोई शिकायत करती है। फिर ये गवर्नमेंट 2 साल हो गए, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट 2 दरमियान में गुजरी। इन पूरे अदवार में इनकी तरफ से कोई एलिगेशन, कोई शक, कोई शुबा, कोई लाइन भी नहीं कही गई। अब अचानक एक खातून उठती है, और वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी खातून पे जो सारी जिंदगी इंसानी हकूक की, जमहूरी हकूक की चैंपियन तो रही, वो डाउन ट्राडन तबके के हकूक की तो मुहाफिज रही, वो तो खवातीन के सबसे बड़े हकूक की चैंपियन, उनके ऊपर इल्जाम लगाती है। उस पे हमारे कुछ दोस्तों ने, पार्टी के कुछ दोस्तों का व्यू था कि छोड़िए, ये नॉन सीरियस सी बात इन्होंने की है, इनको इसको भुला दें, और अगर हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर ये और उछालेगी। और क्योंकि हमारे मुल्क का जुडिशल सिस्टम ऐसा नहीं है कि इसको फौरी तौर पर कोई सजा हो जाए। कारा साहब भाई एग्री। कारा साहब एक छोटा सा सवाल भी साथ ले ले। कारा साहब, मैं बिल्कुल सवाल लेता हूँ, पहले जरा बात मेरी खत्म हो जी। तो हमने कहा कि ये फॉर्मल मीडिया में आकर डिबेट होगी और गंद उछलेगा, चले वो शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि वो प्रेसिडेंट हाउस में जो रिहायशी साइड है वहां तो लोग जाते नहीं है जी। प्रेसिडेंट हाउस में आप भी तशरीफ ले गए होंगे जी। वहां के हर फ्लोर के ऊपर
सरकारी मुलाजिम होते हैं, कैमराज होते हैं, सिक्योरिटी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है। बिल्कुल। क्या वहाँ कोई अक्ल मानती है किसी जी शऊर की कि प्रेसिडेंट हाउस में जाके गिलानी साहब वहाँ मुकीम थे, वो वहाँ कब मुकीम थे कि उन्होंने कायरा साहब, साथ कोई कायरा साहब, एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, बसद एहतराम, क्योंकि वहां पे कैमरास भी होते हैं, सिक्योरिटी भी होती है, दीगर चीजें भी होती हैं, तो क्या आप आज यहाँ पे ऑन एयर ये डिमांड करेंगे कि उन तमाम फुटेजेस को निकाला जाए, तमाम लोगों से इन्वेस्टिगेशन की जाए और पूरी तरह इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाए डिसमिस करने से पहले, बिकॉज ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन है? क्या आपका यही डिमांड है कि रहमान मलिक साहब के घर की जो एलिगेशंस हैं वो भी पूरी तरह इन्वेस्टिगेट की जाएं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करे, और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस हैं वो भी की जाएं? मैं पहले अपनी बात जरा खत्म कर दूं, थोड़ी सी रह गई, और वो ये है कि कुछ हमारे नौजवान वज़रा की तस्वीर उसने दी है। वो तस्वीर में से एक तस्वीर जो मुझे बताया गया, मैंने तो नहीं देखी, वो बताया गया है कि वो किसी मुजस्मे के साथ, जी, स्टैचू के साथ, स्टैचू के साथ है। वो तस्वीर, या अगर किसी की फिजिकल तस्वीर, फर्ज करें, हो गए इंसान, बंदे कमजोरियां कोताहियां कर लेते हैं, अगर किसी की फिजिकल तस्वीर भी थी तो वो इस खातून के पास कैसे पहुंची? क्योंकि वो तो कोई खास लोग ही खींचते हैं ना जी। ये खातून वहाँ कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं बैठी हुई कि जाके उसके खुफिया कैमरे लगाए हुए थे। वो तो सर, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, रेप की एलिगेशंस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अनफॉर्चुनेट। मैं गुजारिश करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुई है? नहीं, मतलब वो अंडर क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन नहीं अंडर क्वेश्चन है। क्या आप इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करते हैं? ओके, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इस खातून के साथ खड़ा होता अगर ये खातून क्लीन हैंड्स के साथ बोनाफाइडली आती। ये 2011 की बात 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, ये किसी साल में करती, हमारी गवर्नमेंट में करती, केयर टेकर में करती, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में करती, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसमें करती, इमरान खान की हुकूमत आई करती, उस वक्त इसकी बात होती, अमेरिका में करती, बाहर किसी जगह करती, तो मैं इसको क्लीन हैंड्स के साथ समझता और उसकी बात। कायरा साहब, बसाद एहतराम, कायरा साहब सॉरी, एक सवाल ऐड कर लीजिए, क्या आपकी फिर ये पोजीशन है कि हर खातून जो रेप की एलिगेशन किसी पे लगाए वो क्लीन हैंड्स के साथ लगाए और उसके बाद फौरन लगाए, किसी डिले के साथ लगाएगी तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? ये फरमाइए कि कोई बंदा आप पे इल्जाम लगाता है और 10 साल के बाद, किसी इंसिडेंट के 10 साल के बाद, और मेरे ऊपर यानी मेरी जमात के ऊपर यही इल्जाम लग सकता है ना कि वो लोग जिन पे इल्जाम लगे हैं वो वज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, ज्यादा ताकतवर लोग थे, तो उन ताकतवरों को उस दौर में नहीं इल्जाम लग सके ताकि मुझे हर्ट ना हो जाता। ये तो गैर मुल्की शहरी सी बाहर चली जा सकती थी। कायरा साहब, कॉमन सेंस के हवाले से आपका, मुझे मुकम्मल करने दे। कायरा साहब, आप बात गल भी सुन लो ना, बात मुकम्मल करने दे, एक फैक्चुअल गल दसो सानू। मुझे पहले बात मुकम्मल। जी बताइए। दूसरा, उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई जो हमारी नहीं थी, उसमें ये बात हो जाती। फिर मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई जो हमारे खिलाफ थी, हमारा एहतसाब भी होता रहा, पता नहीं क्या क्या होता रहा, वो उस दौर में हो जाती। फिर एक और केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उसके बाद ये गवर्नमेंट आई, हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, उस वक्त आई होती। क्लीन हैंड से मुराद ये है कि ये खातून ने अगर टाइमली इस मामले को किसी फोरम पे, और ये खातून को बेचारी खातून नहीं है, ये अमरीकी शहरी है, अमरीकी शहरियों का तो जख्मी। कायरा साहब, बड़ी सीरियस एलिगेशन है, इसमें क्लीन हैंड्स कैसे आ गया? टाइम मैटर नहीं करेगा। इस पूरा क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ के ऊपर पहली बात है लिमिटेशन नहीं लगती, दूसरी बात यह है कि इतनी सीरियस एलिगेशन गलत होगी, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत होगी, लेकिन इतनी सीरियस एलिगेशन एक जमहूरी, हम इसको आज इन्वेस्टिगेट करते हैं, अभी करते हैं, बेशक 10 साल पहले की एलिगेशन। पहली गुजारिश ये है कि मेरे मानने या कहने की जरूरत नहीं है, अगर लॉ है तो ये होगा। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 10 साल के बाद। ट्रू, ये इसमें बिल्कुल बात ठीक है कि बात, अब मुझे बात खत्म करने दे। कायरा साहब, आप अपनी बात पे इसरार करते हैं और अब एक सवाल भी ले लें ना जी। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं वही बात करूंगा जो मुझे करीने क्या हो सकता है। भाई, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। अब आपके सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम, मुझे मौका दीजिए, मैं पहले अपना जवाब मुकम्मल करूं। चलिए जी, आपका इसरार है तो फिर आप ही बोलिए कीजिए। नहीं, मैं ही बोलूंगा जी। आपके तो पहले अब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, आप उस पे, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए जी, फरमा लीजिए आप। सवाल का जवाब नहीं लेना तो कह दीजिए उसका जवाब ना दो।
आप फरमा दें कि उसका जवाब ना दो, मैं नया सवाल करना हूँ। कायर साहब बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, गुजारिश ये है, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, मेरे कहने से नहीं रुकेगी, लेकिन 10 साल के बाद उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हो पाएगा? 10 साल के बाद कोई फुटेज कहीं अवेलेबल होगी? 10 साल के बाद कोई मौके की गवाही किसी ने कही है? सिवाय पगड़ियां उछालने के, सिवाय लोगों की तस्वीर करने के, फॉर्मल और सोशल मीडिया के अंदर, इससे क्या हासिल ठीक करेंगे होगा आप? जी। हबीब साहब आपका अच्छा, सवाल। कायरा साहब ये बताइए कि ये जो खातून थी, क्या हुसैन हक्कानी और फरानाज इस्फहानी के जरिए ऐवान सदर तक एक्सेस हुई थी? इसकी आप उस वक्त मिनिस्टर थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैं इसके बारे में जो कहूंगा गलत कहूंगा, मुझे अच्छा, ये बताइए कि जब इस ज़माने में आप कैबिनेट का भी हिस्सा थे, उसमें रहमान मलिक साहब के हवाले से एक बात बड़ी तसलसल से होती थी कि इन्होंने अमरीकनों को वीज़े बड़े फ्रीली दिए हैं। क्या इस खातून का भी उसमें कोई किरदार था के सिंथिया रिची का? अच्छा, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये मेरे इल्म में नहीं है। दूसरी, मैं छोटा सा आपसे एक बात पूछूंगा और आप ईमानदारी से ये बताइए, रहमान मलिक पे 10 इल्जाम लगे होंगे, फलां को वीजा देने के, फलां को रिलीफ देने के, फलां गलत काम करने के, फलां सही काम करने के। आज तक क्या रहमान मलिक की जात पे किसी इस तरह के इखलाकी जुर्म का कोई इल्जाम भी आपने सुना? अब तक नहीं सुना, अब तक नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो ये इंतहाई भयानक इल्जाम है। जी कायरा साहब, हर शख्स पे जब पहले बहुत हर शख्स शुक्रिया पे जब इल्जाम लगता है तो किसी वक्त पहली दफा लगता है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में कोरोना जो है वो फैलता जा रहा है, अब अस्पतालों में भी जगह कम पड़ रही है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है, ये वायरस पाकिस्तान में फैलता जा रहा है और अब तो अस्पतालों में भी जगह कम पड़ती जा रही है। डॉक्टर्स भी इससे बड़ी तादाद में इफेक्ट हो रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर फ़याज़ आलम, हेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के केसेस में जो इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में जगह कम है, इस पर भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि डॉक्टर्स को हमने हिफाजती सामान मुकम्मल फराहम किया हुआ है, उसके बावजूद गफलत कहाँ पर हो रही है कि हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं फ्रंट लाइन पर जो लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, वो ही इफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हुई, एक बार फिर कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से रब्ता करने की। हबीब साहब, कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर हों, हुकूमती वुज़रा हों, सब यही कहते हैं कि जनाब हमें पता था जब लॉकडाउन नर्म होगा तो कोरोना वायरस तेज़ी से फैलेगा। इस वक्त क्या हमें लॉकडाउन को इस कंडीशन में लेकर आना चाहिए तो जो इसकी मौजूदा शक्ल है? देखिए, इस वक्त तो आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं है, या आप यूँ कहिए कि या आप अगर इसको दूसरी साइड पर हुकूमती नुक्ता नज़र से देखें तो एक रेगुलेटेड ओपन जरूर मौजूद है कि आप एक मजमूई तौर पर आपके वो कुछ एसओपीज के तहत आप अपना काम चला रहे हैं। हम अपना काम बंद नहीं कर सकते, एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब एसओपीज फॉलो होने की सिचुएशन कुछ बेहतर हो रही है मेरे बाप। वो ये है कि अगर आप बाहर जाके देखते हैं तो गवर्नमेंट ने खास तौर पर जब से कुछ इक़दामात लेने शुरू किए हैं, कुछ मार्केट्स बंद किए हैं, कुछ दुकानदारों के साथ बातचीत की है, लोगों को ज़रा पुलिस के जरिए काम मजबूर किया है कि मास्क पहने, तो अब आपको अक्सरियत मास्क पहने हुए नजर आती है। यानी अगर मैं पिछले सैटरडे की बात करूं और आज की बात करूं तो बहुत बड़ा मार्क्ड डिफरेंस है इस एक हफ्ते में। तो गोया मुझे लगता है कि एसओपीज पर काफी हद तक अमल हो रहा है। जी सही। डॉक्टर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। हबीब साहब, आप डॉक्टर साहब ये बताइएगा फ़याज़ आलम साहब कि आम तौर पे ये तासुर है कि हमने हुकूमत ने तमाम पीपीईज जो हैं वो दे दिए हैं डॉक्टर्स को, आखिर फिर भी क्या वजह है कि डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं? किस चीज़ की कमी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब आपका कि आपने मुझे वक्त दिया आपको कुछ हक़ाइक़ बताने के लिए। देखिए, बात यह है कि हुकूमत के जो एडवाइजर्स हैं उनके जहन में शायद ये था शुरू में कि कोरोना जो है ना कोई गाइडेड मिसाइल की तरह है जो आएगा और ढूंढता ढांढता कोरोना वार्ड पहुंचेगा, कोरोना के आईसीयू पहुंचेगा और डॉक्टरों को लग सकता है या मरीजों को जाहिर है। हाँ। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कराची में जो पहले डॉक्टर कोरोना के हाथों शहीद हुए वो एक जीपी थे, जनरल फिजिशियन अब्दुल कादिर सुमरो साहब, हमारे दोस्त थे। वो तो किसी कोरोना वार्ड पर ड्यूटी नहीं कर रहे थे। हाँ।
उसके बाद जो शहरियों को कोरोना लग रहा है वो कौन से कोविड वार्ड से लग रहा है। तो ये तसव्वुर ही अहमकाना था मेरी नज़र में, माजरत के साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंतहाई अहमकाना बात थी कि आप डॉक्टरों को बचाने के लिए कोरोना वार्ड के डॉक्टरों को सारे पीपीएस दे दें और इमरजेंसी खाली छोड़ दें, गायनी वार्ड सारे के सारे। अब देखें जिना अस्पताल है, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा ताकि आम लोग जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को वो समझ सकें कि जिना हॉस्पिटल कराची के 36 वार्ड हैं, हाँ, इमरजेंसी अलग है। अब आप ही बताएं कि वहाँ रोजाना हजारों मरीज आते हैं, उन हजारों मरीजों को सैकड़ों डॉक्टर्स देखते हैं। उन मरीजों में से कौन, अब देखें अस्पताल तो बीमार आदमी आते हैं ना, नॉर्मल बंदा तो नहीं जाएगा टहलते हुए खुशी खुशी, पार्क तो नहीं है वो। तो वो बीमार आदमी आया, उस बीमार को भी नहीं पता कि इसको कोरोना है कि नहीं है, डॉक्टरों को भी नहीं पता, वो आया, इंटरैक्ट हुआ, कोरोना लग गया। ठीक है, यानी तो उस डॉक्टर को कोरोना लग गया जो कोरोना का इलाज नहीं कर रहा था, लेकिन शायद वो गुर्दे का इलाज कर रहा था या किसी और चीज का इलाज कर रहा था। ठीक भाई, सबसे देखें मैं आपको मिसाल दूं, डॉक्टर साहब जरा वाज़े कीजिएगा साथ ही साथ कि जो गवर्नमेंट का क्लेम है कि हमने फ्रंट लाइंस के तमाम डॉक्टर्स को एडिक्वेट फैसिलिटीज दे दी हैं प्रोटेक्शन की, लोग इस क्लेम को भी चैलेंज करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं उनके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, उसके बावजूद कोरोना लग रहा है, या ये एडिक्वेट फैसिलिटीज मौजूद हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर गलत क्लेम है। देखिए, फ्रंट लाइन डॉक्टर से मतलब क्या है भाई? जो डॉक्टर भी मरीज का इलाज कर रहा है सरकारी अस्पतालों में, वो फ्रंट लाइन डॉक्टर है, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे वो गायनी। अब बताएं, नुसरत शाह, डॉक्टर नुसरत शाह जो है, कायम अली शाह की साहबजादी, वो फ्रंट लाइन डॉक्टर थी कि नहीं थी? जी बता दें मुझे आप। जी बिल्कुल भाई, वो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको कोरोना हुआ ना, उनकी पूरी टीम को कोरोना हो गया। हाँ। तो भाई, जो डॉक्टर भी मरीजों को देख रहा है, ही इज और शी इज अ फ्रंट लाइन डॉक्टर। ठीक है, तो उन सबको भी आपका ख्याल ये है कि अस्पताल में 100% डॉक्टरों के पास पीपीईज होने चाहिए ताकि वो डॉक्टरों के पास, मैं बता दूं, देखें, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर तो इंसान नहीं है ना भाईजान, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब वो भी सब हमारी तरह के लोग हैं ना, वो भी हमारी आपकी तरह के इंसान हैं। बिल्कुल ठीक है, सबके पास होना चाहिए, ये बहुत ही इफेक्टिव, बड़ा प्रैक्टिकल काम, प्रैक्टिकल आपकी तजवीज़ है। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस वक्त कोरोना की सिचुएशन को अगर हम देखें तो कराची के कई अस्पतालों पे के बाहर लिखा हुआ है कि जनाब हमारे पास तशरीफ़ ना लाएं। अब लोग घरों में हैं या हॉस्पिटल्स में जगह कम होती जा रही है, तो इस सिचुएशन का हल क्या बताते हैं आप? देखिए सर, मैं आपको ना इससे हट के एक बुनियादी बात बताऊंगा। हबीब अकरम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं कि फर्ज करें हम और आप ये प्रोग्राम अंग्रेजी में कर रहे होते, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कितने लोगों को समझ में आता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं? ये बताएं मुझे आप। वेरी फ्यू, बहुत कम। यार, ये कॉमन सेंस की बात जो मुझे और आपको और मेरे घर के बच्चों को पता है, वो क्या हमारे वफाकी हुकूमत को, वफाकी वजीर साहब को, सूबाई वजीर साहबा को, इनको नहीं, इमरान खान को नहीं पता ये बात कि अंग्रेजी जो है? आप मुझे बताएं, आप एक काम कीजिएगा, इस प्रोग्राम के बाद इंटरनेट खोलिएगा और वफाकी हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट जाइएगा। मुझे नजर नहीं आ सका कि उसमें उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उसमें मरीजों के लिए, डॉक्टरों के लिए क्या है। डॉक्टर तो पढ़ लेंगे, मरीजों के लिए भाईजान क्या हिदायत उर्दू में दी जा रही हैं, सिवाय मुजफ्फर मिर्जा साहब की प्रेस ब्रीफिंग के? ठीक है, आप लोगों को बताते हैं अंग्रेजी में। देखिए, मेरे साथ ये है, आइसोलेशन का पेपर है जो वफाकी हुकूमत का है कि घर पे मरीज कैसे गुजारे अंग्रेजी में। एक सिंध गवर्नमेंट का है, वो अंग्रेजी में। आगा खान हॉस्पिटल ने उर्दू और अंग्रेजी में जारी किया। स्कॉटलैंड, मैं क्या बताऊं, स्कॉटलैंड वाले जो है ना, वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उर्दू अंग्रेजी में। जो NHS है इंग्लैंड का, वो बनाते हैं उर्दू अंग्रेजी में, और आपकी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें आपकी बनाती हैं अंग्रेजी में। तो आप मुझे बताएं कि अवेयरनेस क्या खाक देंगे लोगों को ये? ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं इस बात। जरा ये बताइए कि देखिए, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अस्पतालों के मसाइल क्या है, मरीजों के मसाइल क्या है, सिर्फ कोरोना वार्ड्स में नहीं, दीगर जगहों पे भी एक्सपोजर किस तरह का है, और हमारी गवर्नमेंट की एक लिमिटेड रिसोर्सबिलिटी भी है बतौर डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ये बताइए कि इस वक्त एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में आपके प्रोफेशनल ओपिनियन में वो कौन से काम हैं, जिस तरह अभी आपने एक निशानदेही की अंग्रेजी की नोटिफिकेशन उर्दू में होनी चाहिए,
कौन से वो काम हैं जो हुकूमत अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में कर सकती है लेकिन नहीं कर रही, डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव में वो कौन से काम है? देखिए, मेरा ख्याल ये, मेरा वजीर आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से मैं हाथ जोड़कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये हाथ जोड़ा हूँ, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप ग्राउंड पे आएं और अपनी आंखों से सूरत हाल देखें। अगर चीफ मिनिस्टर सिंध नैब की पेशी के लिए जा सकते हैं इस्लामाबाद, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने तैयारे बैठे कराची क्यों नहीं आ सकते? तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, सर आपके वोटर्स यहाँ रहते हैं, हम कराची के शहरी, हम भी इंसान है ना, आप कराची आइए, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान। डॉक्टर साहब चलते चलते एक बात बता दीजिए ना सर, एक बात बता दीजिए कि आपने अपने तजुर्बे में कोई हिफाजती टिप्स बताएं कि कोरोना से बचा कैसे जाए, घर में क्या खाया जाए, अगर कोई सिम्टम हो तो क्या किया जाए? आम आदमी क्या कर सकता है? कोरोना से आम आदमी जो है ना, आम आदमी को 3 काम करने हैं। एक तो जब वो घर से बाहर निकलेगा तो मास्क लगाएगा। देखिए प्रैक्टिकली सर, ये सर्जिकल मास्क जो है ना, जो 18-20 रुपए का मिल रहा है, ये लगाना मुमकिन नहीं रहेगा, हम अफोर्ड कहां से करेंगे? दूसरा तो बेहतर देखिए, मैं बता रहा हूँ, कपड़े के एक तरह के मास्क बन रहे हैं जो पूरा मुंह और पूरा नाक ढकते हैं यूं करके। ये मास्क 2 मास्क वाले, इसको धो के इस्तेमाल करें। दूसरा काम, हमारे साथ मौजूद थे, वक्त की कमी है, बट डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मास्क लगाना, बाहर निकले। इस पर मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर फयाज आलम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप 3 एहतियातें बता रहे थे कि आवाम को ज़रूर करनी चाहिए। पहला तो मास्क हो गया, दूसरी और तीसरी एहतियात क्या करें? दूसरी, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोएं, पानी और साबुन से हाथ धोएं। दूसरी एहतियात ये है, अगर साबुन मौजूद ना हो और आप घर से बाहर हो तो सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लें, लेकिन सैनिटाइजर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हर तरह का सैनिटाइजर काम नहीं आता है। और तीसरा ये कि जब घर से बाहर निकलें और मुमकिन हो सके तो समाजी फासला जो है ना, 6 फीट का फासला एक दूसरे से रखते हुए करें, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। की बात हो रही है, कहवे की बात हो रही है कि सना मक्की का कहवा पिएं या इस तरह की जो चीजें, अदरक, लहसुन। जी देखिए, जो लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और अपने आइसोलेशन में घरों पे हैं, उन्हें चाहिए कि गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करें, मछली का गोश्त का, दालों का इस्तेमाल करें ताकि प्रोटीन आए। अपने आप को थकाए ना, घरों पे ना आराम से लेटे रहें। ज्यादा थकाएंगे, ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होगी तो मसले बढ़ते हैं उससे। आराम करें, अगर आइसोलेशन में है तो आराम करें। और ये जो सना मक्खी वगैरह है, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनकी कोई हकीकत देखो तो पेट के, मेरा ख्याल है हम सना मक्खी सुनते थे बचपन से कि पेट के अमराज, मतलब पेट को ठीक करती है वो जी। अब वो कोरोना की दवा बन गई है, तो मैं इस बारे में तबसरा नहीं करूंगा। एक और शिकायत आम हो गई है फेसबुक पे, डिफरेंट हेल्थ ग्रुप्स में हम सुनते हैं, अपने इर्द गिर्द जानने वालों को सुनते हैं कि जिस्म में थकावट, बुखार नहीं है लेकिन बुखार की सी कैफियत है, फिर सूंघने की हिस्स और चखने की हिस्स मुतासिर हो रही है। खुदा न खास्ता ये एक वो कोरोना की कंडीशन भी हो जी बिल्कुल। देखिए, कोरोना की जो बुनियादी अलामतें अब तक सामने आई हैं, उनमें खुश्क खांसी, बुखार जो आमतौर पर 100 से ज्यादा होता है, पेट का खराब होना, जिस्म में दर्द, और बाज़ औक़ात कोई अलामत ही नहीं होती, किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होती और कोरोना खामोशी से आगे जिस्म में बैठ जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।